तस्वीरों में पुलिस के साथ झगड़ते दिख रहे ये शैलेंद्र शर्मा जो कि दमोह में तहसीलदार के पद पर तैनात है और इनका आरोप है कि जब ये सीएसपी के पद पर तैनात अपनी पत्नी ख्याति मिश्रा से मिलने परिवार के साथ उनके घर पहुंचे तो वहां एसपी अभिजीत रंजन की ओर से भेजे गए पुलिस वालों ने उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की। शैलेंद्र शर्मा के परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने ख्याति मिश्रा के पिता को भी पीटा, साथ ही घर में मौजूद बच्चों को भी नहीं बख्शा। दादी को मारे, मेरे को भी मारे और सबको डिग्गी में मदद की है और 3 गाड़ियाँ आई थी वहाँ। इतना सब होने के बाद भी ख्याति मिश्रा ने सामने आने की जरूरत नहीं समझी। वहीं उन्होंने जो तहरीर दी उसमें उन्होंने अपने पति शैलेंद्र शर्मा और उनके परिजनों पर ही प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार भी एक्शन में आ गई। सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया और इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। कटनी के पुलिस अधीक्षक और दतिया के पुलिस अधीक्षक तथा आईजी डीआईजी चंबल रेंज द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जो लोक सेवा में खेदजनक है। इस कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से रेप के मामले से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। बच्ची को गंभीर हालत में पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और इसके खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची ने रेप की वारदात के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इससे बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पटना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पीएमसीएच लाई गई बच्ची के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं बिहार यूथ कांग्रेस इसे लेकर आज पटना में हल्ला बोल मार्च निकालने वाला है, तो राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। कांग्रेस ने इस वारदात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कांग्रेस ने बिहार की जेडीयू और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। महिला बाल सुरक्षा क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप विश्व गुरु बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9-9 साल की बच्चों के अपराधी को आप एफआईआर करने तक में लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उसके घाव गहरे थे, ऐसे में रात भर इलाज करने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इसे लेकर बयान दिया है। मुजफ्फरपुर की जिस नाबालिग बच्ची ने रेप के बाद दम तोड़ा, उसे लेकर आरोप लग रहा है कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल ने उसके इलाज में देरी की, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस मामले में न सिर्फ सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पीएमसीएच प्रशासन भी सवालों के घेरे में। जिसके बाद पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अभिजीत सिंह ने मामले पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि बच्ची को बचाने की कोशिश रात भर की गई, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि उसे बचाया नहीं जा सका। हम लोगों ने वहाँ उसको इलाज किया और रात भर हर विभाग के डॉक्टर और रात भर सब इलाज करते रहे। वहीं मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग लड़की से रेप के बाद हुई हत्या के मामले पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी पार्टी के लोगों को बताया कि पीड़ित बच्ची को 11 घंटे तक पीएमसीएच में बेड नहीं दिया गया। हालांकि वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उस बच्ची को 11 घंटे तक बेड नहीं मिला है, लेकिन हम अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम से होते होते अब सियासत तक इसकी बात पहुंच गई है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को जवाब दें। मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूँ, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे। सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। इधर टीएमसी ने कहा कि जिस वक्त उनकी पार्टी के सांसद विदेश में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बंगाल में राजनीति कर रहे हैं। The Home Minister comes to Bengal and acts like a BJP karyakarta and uses cheap language against our respected Chief Minister Mamata Banerjee. The fact is, Mr. Amit Shah's politics is all about divide and rule. टीएमसी ये भी कह रही है
कि पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए और उन्हें इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने पनोली को लेकर विवादित बयान दिया है, तो वहीं कंगना रनौत ने उसकी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिहा करने की मांग की है। लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने शर्मिष्ठा पनोली को लेकर विवादित पोस्ट किया। अगर वो मेरी बेटी होती तो अब तक मैं उसके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर चुका होता और उसे अपने जीवन से बाहर कर चुका होता। वहीं पनोली की गिरफ्तारी के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक सिंपल लॉ स्टूडेंट है वो, और उसने बहुत कोई बुरा नहीं बोला, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, पाकिस्तान का क्रिटिसाइज किया। तो इसमें उसको अरेस्ट करने का उसके घर से, ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक्शन है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया और इसे ममता सरकार की तानाशाही करार दिया। ये जो है बहुत ही गलत है, किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोई भी विपक्षी देश का नेता संसद में देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। वहीं उनकी मांग पर सियासत भी गर्म होती दिख रही है। सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिर से सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि संसद में कोई भी विपक्षी नेता देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में बात होनी जरूरी है। प्रधानमंत्री को अपनी तारीफ वाले भाषण नहीं देने चाहिए। हमने कहा कि आइए संसद का सत्र बुलाएं और बात करें। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपनी संसद बुलाई है और चर्चा कर रहा है। हम में से कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। स्पेशल सेशन की डिमांड कांग्रेस कर चुकी है, इंडिया ब्लॉक कर चुका है, लेकिन ये सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी परंपरा रही है। ऐसे जब कुछ होता है तो स्पेशल सेशन भी बुलाए जाते हैं। वहीं कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो कृपया करके मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात राहुल गांधी को समझाए ना, जो अपनी ही सेना से पूछते हैं कि बताओ कितने राफेल गिरे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को लताड़ा। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान पर नियंत्रण करना दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस बार ओवैसी अल्जीरिया में आतंक परस्त पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ सेक्टरिज्म and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact they believe that they have a religious sanction which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is their ideology which they have been promoting, perpetrating. इससे पहले भी ओवैसी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर इसी तरह पाकिस्तान की कलई खोल चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में वापस चला जाएगा तो आतंकी घटनाओं में कमी आ जाएगी और दुनिया पर खतरा कम हो जाएगा। वहीं यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश भारतीय मदरसा बचाओ सम्मेलन हुआ, जिसे जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संबोधित किया और आरोप लगाया कि तमाम राज्यों में मदरसों की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। यूपी समेत कई राज्यों में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ आजमगढ़ में मदरसा बचाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हिस्सा लिया और सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित किया। मदनी ने कई राज्यों में हो रही इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और इसे गलत बताया। जिस गवर्नमेंट ने हाथ डाला था वो आसाम है, उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने मदारिस के ऊपर हाथ डाला, फिर उसके बाद मशरक़ी यूपी ने हाथ डाला,
और अब चंद दिनों की खबर है कि हरियाणा सरकार ने पानीपत वगैरह के अंदर मदारिस के ऊपर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। वहीं यूपी के मुरादाबाद में बकरीद पर दी जाने वाली जानवरों की कुर्बानी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने अभियान शुरू किया है। बीएचपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। बीएचपी ने मुरादाबाद में बकरीद पर दी जाने वाली पशुओं की कुर्बानी का विरोध करने का ऐलान किया है। बीएचपी नेताओं का कहना है कि पशुओं की कुर्बानी देना क्रूरता का प्रतीक है, ऐसे में इस पर रोक लगनी जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता का कहना है कि पशुओं की कुर्बानी से गंदगी भी फैलती है, ऐसे में मुसलमानों को जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। जो एक सात्विक समाज है, जो मांसाहारी नहीं है, उसको बहुत परेशानी महसूस होती है उस गंदगी को देख के। तो विश्व हिंदू परिषद का ये एक आह्वान है कि जो कुर्बानी जो है इन निरीह जानवरों के ऊपर क्यों करी जाए। बीएचपी ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी नहीं देने की अपील की, तो इस पर एसपी नेता एसटी हसन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। ये चीजें करके ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर रहें और हमारी वो प्यार मोहब्बत की तहजीबें खत्म हो। वहीं गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बकरीद को लेकर अलग मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के बजाय मुसलमान केक काटकर त्योहार मनाएं। तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी इस पर बयान दिया है। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है, जहां इस फेहरिस्त में नया नाम शामिल हो गया है। गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो बकरीद जानवरों की कुर्बानी देकर नहीं बल्कि पशु की तस्वीर बने केक को काट कर बनाए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी कहना है कि कुर्बानी ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे माहौल खराब ना हो और इसकी आड़ में लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश ना करें। ऐसी जगह जाकर कुर्बानी करें जहाँ उसके पेट से जो लाइश निकल रही है उसको दफन कर दिया जाए, माहौल ख़राब ना हो और देखने वाले उसको न देखें, अलग से करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसा न हो कि नालियों के अंदर खून बहे, इससे माहौल में खराबी पैदा हो। वहीं पार्टी और परिवार से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी को भगवान की तरह बताया। साथ ही उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के नाम भी संदेश जारी किया है। तेज प्रताप यादव ने सुबह करीब 5:30 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है, भगवान से बढ़कर हैं आप। उन्होंने लिखा, पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने दोपहर 1:30 बजे एक नया पोस्ट किया। ये पोस्ट छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए था। इस पोस्ट के साथ महाभारत की एक तस्वीर भी साझा की और लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्दी बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव ने जयचंद शब्द का इस्तेमाल दोनों पोस्ट में किया। सवाल यह है कि पार्टी या फिर परिवार में वो कौन है जिस पर तेज प्रताप खुलकर नहीं बोल रहे। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। बिहार के वैशाली में चिराग ने कहा था कि उनके चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी और एनडीए दोनों को रणनीतिक फायदा हो सकता है। चिराग पासवान 3 बार सांसद बने और मोदी सरकार में मंत्री, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरने के संकेत जरूर दे रहे हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। चिराग ने ये भी कहा कि पार्टी का कोई बड़ा नेता लड़ता है
तो चुनाव में फायदा होता। वहीं आरजेडी चिराग के चुनाव लड़ने की खबरों को एनडीए में सियासी बवंडर बता रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे अभी और सिर्फ फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। हालांकि जेडीयू चिराग को सीएम का फेस नहीं मानती है और उन्होंने स्वयं कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री। बीजेपी और जेडीयू दोनों के बयान से ये बात तो साफ है कि चिराग पासवान की उम्मीदवारी पर एनडीए की ये दोनों ही पार्टियां कुछ भी जवाब देने से कन्नी काटती हुई दिख रही है। बात करते हैं मणिपुर की, जहां राजधानी इंफाल भी इस वक्त भीषण जलभराव का सामना कर रही है। लगातार हो रही बारिश ने इंफाल की सड़कों पर पानी ने अतिक्रमण कर लिया है। शहर के नाले बंद पड़े हैं। शहर में हर तरफ मानो नदी बह रही है। ये इंफाल का मेडिकल कॉलेज है। इस मुश्किल वक्त में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस अस्पताल में पानी ने घुसपैठ कर ली है। हर तरफ पानी ही पानी है। गेट से लेकर अंदर वार्ड तक हर जगह सिर्फ पानी का कब्जा है। लोग जान बचाने के लिए खतरों से मुकाबला करते हुए सुरक्षित जगहों पर जाते दिख रहे हैं। कोई गाड़ी से जा रहा है तो किसी के लिए नाव आ रही है। बारिश कैसे बर्बादी में बदल जाती है, ये कोई इस वक्त इंफाल के लोगों से पूछे। शहर के नाले बंद पड़े हैं। एनडीआरएफ दल बल के साथ मिशन मोड में राहत और बचाव करता दिख रहा है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जिन सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ती थी, वहां तेज बहाव के साथ नदी बहती दिख रही है। इस पानी के तेज बहाव के बीच जो कुछ भी आया, सब कुछ बह गया। टूटे रास्तों को साफ करती मशीनें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। तेज रफ्तार के बीच रेस्क्यू करना भी टीम के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे, इसे लेकर लोग ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। वहीं सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ टूटने से तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश और तबाही की तस्वीरें डरावनी हैं। मानो पहाड़ के पहाड़ टूटकर नदियों में बह रहे हैं। ये पानी अपने साथ तबाही ला रहा है। मंगन जिले के चुगथांग में तीस्ता नदी उफान पर है। जगह जगह निर्माण कार्य ध्वस्त हो गए। सिक्किम में हर पल चुनौतियों से भरा है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। लोग मंगम छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि तीस्ता नदी जिस खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, उससे डर है कि कहीं ये पुल भी ना डूब जाए। नदी के किनारे रहने वालों ने अपने ठिकाने बदल दिए हैं। डर तब और बढ़ गया जब जगह जगह से तीस्ता नदी पर बने पुल बहने की खबरें सामने आ रही हैं। ये मंगन को चुगथांग से जोड़ने वाला फिदांग बेली पुल है। तेज बारिश ने इस पुल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रात भर यहां पर रेस्क्यू अभियान चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनें इस इलाके को साफ करती नजर आईं। देश में कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तेजी से नए मामले सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए जगह जगह स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। कोविड की एंट्री देश में खतरे की घंटी बजाने लगी है, क्योंकि कोरोना के केस में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश के कई राज्यों में कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों में खौफ भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में इजाफा लगातार जारी है। रविवार को महाराष्ट्र में कोविड के 65 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 814 हो गई है। पुणे में 31, मुंबई में 22, ठाणे में 9, कोल्हापुर में 2 और नागपुर में 1 नया कोविड केस सामने आया है। कोविड से अब तक 300 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 506 है। अभी तक 11,501 स्वैब सैंपल की जांच हुई, जिसमें 814 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं देश में सबसे ज्यादा कोविड केस केरल से सामने आए। देश भर में कोविड के एक्टिव केस की संख्या 3,758 है। गुरुग्राम में 4 नए कोविड केस सामने आए। गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 23 हो गई है। दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में पहला एक्टिव केस मिला। गोदावरी हॉस्टल का छात्र कोविड पॉजिटिव मिला। मध्य प्रदेश में मोहसिन कांड की आंच जिम तक पहुंच गई है। आज भोपाल के एक जिम में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कल हंगामा कर दिया और मुस्लिम ट्रेनर पर आपत्ति दर्ज कराई। ये एक जिम की तस्वीर है, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और एक मुस्लिम ट्रेनर की तस्वीर दिखाकर खुद ही जांच करने लगे। सलमान है। ट्रेनर है ना?
ये फ्रीलांसिंग करते ट्रेनर नहीं हमारे यहाँ, ये आता है मेंबर होते थे वर्कआउट कराता है। इसके अपने इसका आधार कार्ड नहीं है सब यहाँ इनके बहुत सालों से कर रही है लोग। ये कार्यकर्ता इस तरह व्यवहार कर रहे थे मानो मोहन सरकार में कानून व्यवस्था इनके ही हाथों में। क्या नाम है इसका भी आधार कार्ड सबकी ये वहाब सर हैं, ये हमारे यहाँ कम से कम 2016 से ट्रेनिंग देते हैं। अब जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस कदर हावी हैं, तो बीजेपी के सांसद भला कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भोपाल के कई जिम हैं, जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं तथा कथित मुस्लिम समाज के, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी सांसद के इस बयान पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए। सांसदें गरिमा बनाकर रखे, मजाक न बनाए। वहीं कौशाम्बी में बीएड की परीक्षा में छात्र आराम से नकल कर रहे थे। इस बात से बेखबर कि झांसी में बने परीक्षा कंट्रोल रूम की तीसरी आंख से उन पर नजर रखी जा रही है। वहीं जैसे ही छात्र कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को नकल करते दिखे तो फौरन ही वो एक्शन मोड में आ गए। यूपी के कौशाम्बी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड की परीक्षा चल रही थी। कौशाम्बी कॉलेज में एग्जाम देने वाले छात्र बेखौफ होकर नकल करते दिख रहे थे। तस्वीरों में आप भी साफ देख सकते हैं कि कैसे ये छात्र एक दूसरे की कॉपी से नकल कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान छात्र एक दूसरे से सवाल भी पूछ रहे हैं और आराम से अपना पेपर भी निपटा रहे हैं। एग्जाम रूम में इन्विजिलेटर भी मौजूद है, लेकिन उन्हें भी छात्रों की नकल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये छात्र इस बात से अनजान थे कि उनकी इस करतूत पर निगरानी रखी जा रही है। दरअसल नकल फ्री परीक्षा कराने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सीसीटीवी के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। सर, आप कौशाम्बी से बोल रहे हैं ना? मैं कमांड कंट्रोल रूम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के यहाँ से बोल रहा हूँ, झांसी से, कमांड कंट्रोल रूम से। सर, आपका एक सेंटर के क्लासरूम में बच्चे कंटिन्यूस बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात करके वो चीटिंग कर रहे हैं। प्लीज आप जरा क्लासरूम में जाइए अर्जेंटली। हाँ जी, प्लीज जरा आप पहुँचिए, हम आपको देख रहे हैं, हम कैमरे में देख पाएंगे।